Today we shall start with a very interesting article that is called polarization. और ये पोलराइजेशन बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत छोटे से 2-3 फॉर्मूले हैं, पक्का 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता है और कोई भी इसको छोड़ के नहीं आता क्योंकि बहुत ही इजी है। 2-3 फॉर्मूले आएंगे, 2-3 फॉर्मूले जो है वो बस एक मालस लॉ आएगा, एक ब्रूस्टर्स लॉ आएगा, एक पोलराइजेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में आएगा। वो 2-3 फॉर्मूले उसको याद रखना बहुत आसान है, एकदम डिफिकल्ट नहीं है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ इट इज हैपनिंग। आपकी बुक में नहीं दिया है कि कैसे होता है, बट विल ट्राई टू डिस्कवर द रीजन बिहाइंड व्हाई दिस लॉज आर बीइंग डेवलप्ड, हाउ कम ये उनको लगा कि ऐसे होगा, तो मैकेनिकली हम लोग उसको रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। और ये पोलराइजेशन आर्टिकल ऐसा है, कोई भी इसी को नहीं मिस करना चाहिए। कम से कम 3 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अभी तो सेमेस्टर 2 में आपका ओनली ऑप्टिक्स है ना, तो ऑब्वियसली इसमें से ज्यादा मार्क का आ जाएगा। और कुछ रेगुलर क्वेश्चन से उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज पोलराइजेशन। ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है पोलराइजेशन, ठीक है। ये पोलराइजेशन क्या है? पहला चीज तो है हमें मालूम होना चाहिए कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव मींस वेयर द ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अब a light ray is generated by interaction of time varying electric field and magnetic field। हम लोग देखेंगे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जब ऑसिलेट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड। और अगर मान लो कि E का डायरेक्शन ऐसा है और उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदल रहा है, B का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, मान लो उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदल रहा है, B का भी मैग्नीट्यूड ऐसे बदल रहा है समय के साथ। Now there are two time varying electric and magnetic field interacting। तो लाइट रे निकले, I mean electromagnetic waves will be automatically generated from the ether medium। कोई मीडियम नहीं चाहिए, E और B अगर ऑसिलेट करेंगे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी जनरेटेड। अगर आप एक कैपेसिटर ले लेते हो और एक इंडक्टर ले लेते हो और इसके क्रॉस में आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर देते हो, तो ऑब्वियसली इसके अंदर से जाता हुआ करंट बदलेगा, इसके अंदर जो होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। हियर इज ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर इज ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कमिंग। सो वेरी सिंपल अरेंजमेंट। अगर थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी का आप ऐसे कोई एक अरेंजमेंट कर सकते हो, और आप अगर इसके सामने कोई एक ट्यूबलाइट को ऐसे पकड़ोगे विदाउट गिविंग एनी कॉन्टैक्ट और कनेक्शन, यू विल सी द ट्यूबलाइट ग्लोज। ट्यूबलाइट ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगा। क्या होगा? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल के आएंगे, ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस है वो गैस को आयोनाइज कर देंगे। दोज आयोनाइज्ड गैस देयर इलेक्ट्रॉन्स विल जंप टू हायर ऑर्बिट, व्हाइल कमिंग बैक दे विल बी गिविंग लाइट ऑफ द फोटॉन्स इन टर्म्स ऑफ लाइट, जिसको कहते हैं फ्लोरोसेंस। इसलिए जो ट्यूबलाइट्स को हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब्स कहते हैं, है ना। CFL को कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं। फ्लोरोसेंस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दिस वे। पहले भी काफी पुराने आप लोग देखे होंगे, आजकल आता नहीं आता है। पहले क्या आता था, ऐसे कोई एक बैठा रहेगा, उसको बिजली कन्या कहते थे। वो आएगा ट्यूबलाइट ऐसे पकड़ के बैठ जाएगा, उसके हाथ में ट्यूबलाइट ग्लो कर रहा है, कहीं भी कनेक्शन नहीं है। वो क्या करेगा, उसके नीचे ऐसा वाला एक को पकड़ के बैठा होगा, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी का, हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं। ट्यूबलाइट को कोई कनेक्शन देने की जरूरत नहीं, सामने रखोगे ग्लो करने लगेगा। समझ में आया? क्योंकि उसके अंदर जो गैस है, उनके इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फोटोन को खा के ऊपर कूदेंगे, फिर वापस जब आएंगे दे एमिट लाइट एंड द ट्यूबलाइट विल अपीयर टू ग्लो without any connection। You can do it like this, and this is the only way, this is the only way for domestic purposes you are using any electromagnetic waves। जैसे आप रिमोट कंट्रोल में यूज कर रहे हो या फिर आपका मोबाइल में यूज कर रहे हो। अभी ट्रांजिस्टर कंट्रोल आ गया और बहुत ही फास्ट इसको चेंज कर देते हैं। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसका जो करंट सिग्नल है, वोल्टेज को और भी फास्ट चेंज करते हैं यूजिंग हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, आई मीन ट्रांजिस्टर्स। तो उसमें क्या होता है कि और हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब निकलेगा, हमारा विजिबल रेंज क्या होगा, तो हमें दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, तो हम देखें कि व्हेनेवर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड and they propagate in the direction called pointing vector। जिस डायरेक्शन को कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। क्या है वो डायरेक्शन? दैट इज गिवन बाय E क्रॉस B। ये सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है।
ये पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है, उस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कमिंग लाइक दिस, ऑसिलेशंस आर लाइक दिस, एंड यू से द ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द रे, सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, all electromagnetic waves, maybe X-ray, maybe gamma ray, maybe light ray, maybe the infrared rays or microwaves, whatever you say, they are all transverse waves because the oscillations are perpendicular to the direction of propagation of the wave. ये बात हमें समझ में आया। मैकेनिकली समझो, कोई स्ट्रिंग है, इसमें एक ट्रांसवर्स वेव जा रहा है, मान लो स्ट्रिंग को यहाँ पे बंधा हुआ है, आप यहाँ पे अगर इसको धक्का दे दोगे, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, the string particles will not move, they will oscillate and you will see the wave goes like this, है ना। जब वेव यहाँ पर आ गया, ये सब पार्टिकल रेस्ट में आ जाएंगे, only this wave is moving, एक बार मार के छोड़ दोगे, एक ठो वेव जा रहा है like that, and in that case what you observe, you find the wave is going in this direction and the particles are oscillating like this, and such a wave is called a transverse wave। तो मैकेनिकली हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो काम बन जाएगा। ओके, now once you understand light is a transverse wave, oscillations कैसे होते हैं? Suppose we'll try to understand it in terms of vibrations in a string. Suppose हम ये स्ट्रिंग दोनों तरफ से बंधे हुए हैं, समझना इसको। अगर इसको हम एक बार ऐसे मार देते हैं ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे ऑसिलेट होते हुए जाएगा। अगर मैं इसे साइड से मार देता हूं तो ऐसे ऑसिलेट होते हुए जाएगा। अगर मैं चारों तरफ से एक बार मार देता हूं, सोचो कितनी रैंडम डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। ये जो पार्टिकल है, जब मैं सिर्फ ऊपर से मार रहा था वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, वेव आगे जा रहा था। अगर मैं ऐसे मार दिया, अगर मैं इसको ऐसे मार देता हूं इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, वेव आगे जाएगा। हर एक केस में इट इज प्रोड्यूसिंग ए ट्रांसवर्स वेव। लेकिन सोचो मैं ऊपर से भी मार दिया, साइड से भी मार दिया, और मैं इधर से देख रहा हूं कि हाउ द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, तो आप देखोगे ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, कभी ऐसे फिर ऐसे करके इट इज मूविंग। यू हैव रेड अबाउट द लिसाजस फिगर इन क्लास 11, है ना। इट विल बी मेकिंग ऑसिलेशंस लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन। समझ में आया? सोचो कि ये पार्टिकल को और ये स्ट्रिंग को मैं सारे डायरेक्शन से एक बार मारता हूं, सारे डायरेक्शन से एक बार मारूंगा तो इसका जो ऑसिलेशंस होने वाले हैं, ये सिर्फ ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी होगा, हर डायरेक्शन में होगा। अगर उसको मैं लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो ऑसिलेशंस आर लाइक दिस, हर डायरेक्शन में है। When the oscillations are equally distributed in all directions, such a light ray is called a unpolarized light। Reading, what is unpolarized light? कोई सोर्स अगर ऐसा है, वो जो एनर्जी छोड़ रहा है ऐसा छोड़ रहा है कि the oscillations are equally distributed in all directions, you call it a unpolarized light। समझ में आया क्या? और ऑसिलेशंस अगर एक पर्टिकुलर प्लेन में ही हो रहा है, दूसरे प्लेन में नहीं हो रहा है, उसको कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। और मान लो कि कुछ बात ऐसा हुआ कि ऑसिलेशन ये डायरेक्शन में तो ज्यादा है, लेकिन ये डायरेक्शन में देखो अलोंग एक्स एक्सिस द ऑसिलेशंस आर लेस, इसमें ऑसिलेशन कम है, इसमें ज्यादा है, तो ऐसा ऑसिलेशन को हम कहते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। सो एज पर द नेम, जैसे जैसे ऑसिलेशंस होंगे उस हिसाब से हम नाम इसका देंगे, ठीक है। तो इतना सारा डिस्कशन के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे थोड़ा सा, जितना चाहिए, एकदम ज्यादा नहीं करूंगा इसको। पॉइंट नंबर 2, व्हेन द ऑसिलेशंस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली एंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, symmetrically distributed along a plane perpendicular to the ray, the light is called unpolarized light, unpolarized light। ये पोलराइज नहीं हुआ है, सारे तरफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, unpolarized light।
लेकिन जब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए आते हैं बहुत सारे नेता, एक जगह 10 तो नेता आके चले गए, एक जगह सबको बोल दिया हमको वोट दियो, हमको वोट दियो, जो टोटल मास है दैट बिकम्स अनपोलराइज्ड। कोई अगर बहुत ज्यादा कुछ कर लिया तो लोग पोलराइज हो जाते हैं उसी को वोट देने के लिए। गेट द टर्म? दैट बिकम्स अनपोलराइज्ड लाइट। मतलब द ऑसिलेशंस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। पॉइंट नंबर 3, अब अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट को किसी एक पोलराइजर के अंदर से पास करवाएंगे, क्या है पोलराइजर? चलिए समझते हैं व्हाट इज ए पोलराइजर। आई विल गो फॉर अनदर पेज टू मेक यू अंडरस्टैंड। सपोज जैसे अभी हम देखे कि एक स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग में हम अनपोलराइज्ड वेव छोड़ रहे थे, मतलब एक बार हम ऐसे मारे ऐसे मारे ऐसे मारे, सारे डायरेक्शन में मार दिए। मतलब यहां से अगर हम खड़े होकर देखेंगे हाउ इज द वेरिएशन ऑफ एनी पार्टिकल हियर, मोशन ऑफ पार्टिकल हियर, कभी ऐसा है कभी ऐसा है कभी ऐसा है, तो इट इज सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शंस एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ का पार्टिकल ऐसे कभी ऐसे कर रहा है तो कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है। हरिगेटिंग? इट इज ए अनपोलराइज्ड वेव। अगर मैं कोई दो रिजिड बॉडी को लेता हूं, एक स्लिट लेता हूं, मान लो कि मेरा 2 फिंगर है, थ्रेड के केस में पहले समझते हैं। इस थ्रेड ऐसे जा रहा था, मैं दोनों फिंगर को इसके अंदर ऐसे डाल देता हूं। नाउ व्हाट विल हैपन? जो ऑसिलेशन ऐसे ऐसे थे वही पार हो जाएंगे, है ना? जो बाकी डायरेक्शन का ऑसिलेशन थे वो तो ब्लॉक हो जाएंगे। व्हेन द थ्रेड passes through these particle, the particle here was vibrating like this, है ना, ऐसे। लेकिन मैं अगर इसे 2 उंगली को रख देता हूं तो इधर वाला वाइब्रेशन कैसे होगा? Cannot vibrate like this। क्या होगा? Only oscillations like this will pass through। समझ में आया क्या? तो क्या होगा? क्या होगा वो लाइट? उस लाइट को हम क्या कहेंगे? That is called plane polarized light। ठीक है? So that is what I am going to quote here। When unpolarized light passes through a polarizer किसको कहते हैं? It is just nothing but a thin slit। ठीक है? और कोई एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लिए, उसका 2 क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन के बीच में जो गैप है उसके अंदर से लाइट जा रहा है, तो हो गया ये पोलराइज्ड। क्योंकि जो FCC BCC के हिसाब से जो एटम्स फिक्स्ड हुए वो तो मूव नहीं कर सकते, उसके अंदर से टकरा के ये एक पर्टिकुलर प्लेन में ही जा रहा है। समझ में आ रहा? तो आप कहोगे पोलराइजर मींस, फिलहाल तो आप थिन स्लिट मानो। When unpolarized light passes through a polarizer or a thin slit, the oscillations confined to a plane along the ray। क्या ये बात समझ में आ रहा है? पहले ऑसिलेशंस कैसे थे? परपेंडिकुलर टू द रे, अब along the ray हो गया। कैसे हो गया? चलो ये स्टेटमेंट को देखो, ये स्टेटमेंट को देखो, शुड नॉट कंफ्यूज। पहला केस में the oscillations were along a plane perpendicular to the ray। रे ऐसे जा रहा है, रे इज मूविंग लाइक दिस, ऑसिलेशंस ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये पूरा का पूरा प्लेन रे को परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये ऑसिलेशंस आर अलोंग दी प्लेन। अभी क्या किया? मैं थिन स्लिट लगा दिया, अब जो ऑसिलेशन जा रहे हैं सिर्फ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मतलब दिस इज द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, इज नॉट इट अलोंग दी रे। अब ये प्लेन हो गया अलोंग दी रे। समझ में आ गया? ऑसिलेशंस आर स्टिल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रे, बट द प्लेन इज अलोंग दी रे। समझ में आ रहा? प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज अलोंग दी रे। तो ऐसा एक रे को, ऐसा एक लाइट को हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सच ए लाइट रे इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कोई पूछेगा व्हाट यू मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट? बस ये 5-6 वर्ड ही आपको लिखना है। क्या करना है? सच ए लाइट is called plane polarized light। Such a light is called plane polarized light। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है?
यस यस यस। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द रे, एंड हियर इट इज अलोंग ए रे, ए प्लेन अलोंग द रे, ऐसा करके यूज किया हूं। शायद ये कंफ्यूजन आपका नहीं हो रहा होगा जैसे मैं समझाया। पहला केस में द प्लेन वाज plane of oscillation was perpendicular to the ray, but now the plane of oscillation is along the ray. But in either case, the oscillations are perpendicular to the direction of the ray because it is a transverse wave. समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 में जाते हैं। Now we come back to this experiment again. यहाँ पर से कोई unpolarized wave आ रहा था, मैं क्या किया, यहाँ पे 2 स्लिट लगा दिया। इसमें तो सारे ऑसिलेशंस थे, लेकिन इसमें हमें मिला ऑसिलेशंस ओनली लाइक दिस, ऐसे ऐसे होके ऑसिलेशंस जा रहे हैं। सपोज ये जो रे जा रहा था, कौन सा रे, अनपोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी था I, तो ये हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका इंटेंसिटी होगा I/2। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपकी बुक में दिया नहीं है, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी I है, आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर, पोलराइजर इज नथिंग बट ए थीन स्लिट, स्लिट के अंदर से पास करने से इसका इंटेंसिटी हो जाएगा, ये वेव बन जाएगा प्लेन पोलराइज्ड, इंटेंसिटी हो जाएगा I/2। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। A non-polarized light of intensity I passes through, I का वैल्यू ही नहीं देते, सीधा I देंगे, passes through a polarizer, what is the intensity of the outcoming plane polarized light, or what is the type of light coming out of it, you say plane polarized, what is the intensity of the light, I/2। Let us understand why and how it is happening। हम कोई unpolarized light को तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, पोलराइज्ड लाइट को हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ ये सब। थोड़ा समझ जाने से क्या है कि याद रखना आसान हो जाता है, एंड यू कैन विजुअलाइज आल्सो लेटर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 4। सोचो, जब ये पार्टिकल, यहाँ का कोई एक पार्टिकल है, वो ऑसिलेट कर रहा था, कभी ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, तो कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, सारे तरफ में कर रहा था। इट वाज हैविंग सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, सो एट एवरी टाइम इट इज हैविंग सम वेलोसिटी, दोस वेलोसिटीज आर चेंजिंग। अगर हमें ये सारा वेलोसिटी का रिजल्टेंट x कंपोनेंट निकालूंगा, तो सबका v1 का x कंपोनेंट, v2 का x कंपोनेंट, v3 का x कंपोनेंट सब जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा सिग्मा vx, नहीं रिजल्टेंट वेलोसिटी सिग्मा vx, और ये सारे का y कंपोनेंट को जोड़ दूंगा तो मिलेगा सिग्मा vy। सर सारे तो एक साथ नहीं है, जब ये था ये नहीं, नहीं ये भी था, ये भी समय के साथ बदल रहा था, इसका मैग्नीट्यूड कम था, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा था। When there is a resultant velocity of v1 and v2, v1 and v2 both are present। समझ में आ रहा है क्या? तो velocities both, all velocities are always present, but their magnitudes are continuously changing with the frequency। हम जानते हैं क्योंकि each particle is executing SHM while propagation of wave, और SHM हो रहा है तो सबका velocity बदल रहा है। हाँ, तो किसी एक समय में resultant velocity along x axis हो गया सिग्मा vx, resultant velocity along y axis हो गया सिग्मा vy। अगर आपको कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यू से इट इज सिग्मा vx का स्क्वायर, सिग्मा vy का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ये समझ में आ रहा। सोचो तो ये जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, चलो मैकेनिकली सोचते हैं, ये वाला पार्टिकल के बारे में सोचते हैं, इसका मास मान लो m है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ mv², एंड दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, हाफ m सिग्मा vx का स्क्वायर प्लस हाफ m सिग्मा vy का स्क्वायर। बुक में नहीं दिया है, कोई आपको लिखने के लिए नहीं बोलेगा, समझ लोगे तो समझ में आएगा कैसे हो रहा है। और हम बात करें अनपोलराइज्ड लाइट का, फिर द ऑसिलेशंस आर इक्वली एंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। अगर चारों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो सिग्मा vx जितना होगा सिग्मा vy उतना ही होगा, सिग्मा vx जितना होगा सिग्मा vy उतना ही होगा। तो आप क्या कहोगे, दिस एंटायर थिंग विल नाउ कम आउट टू बी, दिस एंटायर थिंग नाउ कैन बी रिटन एज, ये पूरा चीज क्या बन जाएगा, इट इज सेम एज
सिग्मा ये जितना है ये उतना है, दोनों को जोड़ो तो हाफ हाफ कट जाएगा। इट इज सेम एज हाफ सिग्मा हाफ 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 हो गया 1 सिग्मा m सिग्मा vx का स्क्वायर, क्योंकि vx और vy बराबर है। तो m सिग्मा vx का स्क्वायर इज हाफ mv स्क्वायर। समझ में आया क्या? ये दोनों बराबर है, दोनों मिलके इतना है। अभी जैसे हम इसके अंदर थिन स्लिट डाल दिए, the x component of velocity will be stopped, only y component is passing। जो बाहर निकलेगा, मान लो कि ये वेव था, इसमें जा रहा था, ऑसिलेशन चारों तरफ हो रहा था, अब इसके सामने थिन स्लिट ऐसे डाल दिए तो x डायरेक्शनल ऑसिलेशन सारे ब्लॉक हो गया। क्या रह गया? ओनली y डायरेक्शनल ऑसिलेशन। ओनली y डायरेक्शनल ऑसिलेशन अगर रहेगा मतलब जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा क्या मिलेगा? हाफ m vy का स्क्वायर। बाकी vx ये इसके साथ ठोक ठाक के हीट जनरेट करके खराब हो गया, इट वाज डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी था वो इसके साथ मारपीट करके दोनों स्लिट के दोनों साइड के साथ करके वो हीट जनरेट कर दिया, खत्म हो गया। स्लिट में कुछ हीट जनरेट होगा और क्या देखोगे? ऑसिलेशन जो निकल रहे हैं सिर्फ ऐसे ऐसे होके आगे जा रहे हैं। ओनली सिग्मा vy स्क्वायर इज देयर। मतलब इधर से एनर्जी आ रहा था हाफ mv स्क्वायर, इधर मिल रहा है ओनली हाफ m सिग्मा vy स्क्वायर। कितना एनर्जी मिल रहा है? आधा एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि ये भी इसका आधा है, ये भी इसका आधा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है। समझ में आया कि ऊपर से गया? आया ना? तो हम क्या देख रहे हैं? आधा एनर्जी ब्लॉक हो गया, आधा रहेगा। इसका मतलब इंटेंसिटी आई होगा, तो जब प्लेन पोलराइज्ड होके निकलेगा उसका इंटेंसिटी होगा I/2। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताया, लेकिन आपको कोई नहीं पूछने वाला। उस चीज को हम लोग खाली सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? When, आपको स्टेटमेंट याद रखना है। When on polarized light of intensity I0 passes through a polarizer, the intensity of the outcoming plane polarized light becomes, क्या बताएगा? कोई बताएगा कितना हो जाएगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? अगर I0 इंटेंसिटी का ऑन पोलराइज्ड लाइट घुसेगा अंदर, I0/2 becomes I0/2। बहुत ही इंपोर्टेंट है, बुक में क्यों है क्या है नहीं लिखा, आपको याद रखना है। तो आप याद रख लोगे इसमें क्या है, याद रखना कोई बड़ी चीज है आपके लिए, रट्टा मारने में तो उस्ताद है। तो इट इज I0/2। सो जब कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कोई पोलराइजर अंदर ये घुसेगा, बाहर निकलेगा, इट बिकम्स I0/2, इंटेंसिटी बिकम्स I0/2। ये समझ में आ गया? ठीक है। नाउ we want to come across a law called Malas law। अब जब भी ये स्टेटमेंट पूछेगा 1 मार्क के लिए, आप ऐसा फिगर बना सकते हो। ये एक रे जा रहा है, ये एक पोलराइजर लिख देना इसको, पोलराइजर। ऑन पोलराइज्ड लाइट को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे करके इंडिकेट कर देना। ये ऑन पोलराइज्ड लाइट है, इंटेंसिटी I0 का है, ये फिगर में बना देना। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और इसका इंटेंसिटी को ऐसे शो कर देना, इसका इंटेंसिटी हो गया I0/2। ये फिगर भी कर लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, ये फिगर को कर लेना। क्वेश्चन किस रूप में आएगा, कितना मार्क के लिए आएगा, भगवान मालूम। एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो भी भगवान को मालूम, वो भी भगवान को भी मालूम नहीं है। नहीं, कुछ ठिकाना नहीं है। आप लोग तो मंत्र जप रहे होगे, कोरोना और बढ़े, हम तो +2 ऐसे ही निकाल रहे। नहीं, ठीक है, कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग में हैपन। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? यस। यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आया? ठीक। तो ऑन पोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का ये था डिफरेंस। हाँ बोलिए। पूरा प्लेन में ऑसिलेट करेगा।
हाँ, अनपोलराइज्ड लाइट इज, मान लो कि यहाँ से रे निकल रहा है, ऑसिलेशन से ऐसा है ऐसा है ऐसा है सारा प्लेन में, और जब ऐसे जा रहा है ऑसिलेशन कैसा है, ओनली दिस। और अब क्या देखें, रिजल्टेंट जो वाई कंपोनेंट सबका रहेगा ना। अब कोई चीज मान लो v वेलोसिटी में इधर जा रहा था, ठीक है, आप क्या करते हो, दो प्लेट लाके इसे इसको दबाने की कोशिश करते हो दोनों तरफ से। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ठोक ठाक के उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगा, v cos थीटा ओनली, है ना। दो स्लिट रह जाने के कारण द वेलोसिटी विल बी ओनली v cos थीटा। मतलब पहले अगर इसके पास एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। दोनों प्लेट लाके इसको जबरदस्ती से पकड़ लिए तो वेलोसिटी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये ऐसे ठोकेगा ऐसे ठोकेगा ऐसे ठोकेगा ऐसे ठोकेगा, बट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन विल बी ओनली v cos थीटा। बाकी वेलोसिटी विल नॉट बी रियलाइजेबल। दैट इज व्हाट इज द लॉ कॉल्ड मालस लॉ, वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट। अरे भाई, ये भाई साहब का कहना है जब कोई वेलोसिटी ऐसे था तो कोई वेलोसिटी ऐसा भी था। अरे नहीं, ये वेलोसिटी ऐसा और ऐसा नहीं था, यही वेलोसिटी था जो कि बदल रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। और एवरी पार्टिकल इन ए वेव इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो कभी इधर है कभी इधर है, तो वेलोसिटी फंक्शन को दिखाओगे जो फंक्शन ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज व्हाट। ये नहीं कि आप इधर को भी एक वेलोसिटी है इधर की भी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो है, मूव कहां करेगा ये। हाँ चलिए ठीक है। नाउ वी वांट टू सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मालस लॉ। कुछ लोग मालस लॉ कहते हैं, कुछ लोग मालूस लॉ कहते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी चाहो बोल दो उसको, क्योंकि बंदा अभी यहाँ पे नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो। लॉ को लिखेंगे, स्टेट मालस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए, आप लिख लोगे, एग्जाम में बहुत आसान है। When a plane polarized light, when a plane polarized light, when a plane polarized light passes through a polarizer of, when a plane polarized light of intensity I0, of intensity I0, थोड़ा लिखेंगे, of intensity I0, of intensity I0, when a plane polarized light of intensity I0, when a plane polarized light of intensity I0 passes through a polarizer, the intensity of outcoming light becomes I0 cos square theta, where theta is angle between the incoming between the plane of oscillation of incoming light, between the plane of oscillations of, between the plane of oscillation of incoming light and the plane of polarization, टर्म से बड़े बड़े किसी काम के नहीं, ऑफ द पोलराइजर। ये हो गया लॉ। थोड़ा टर्म को एक दो बार देख लोगे तो आप याद रख पाओगे, समझने के लिए कुछ नहीं, समझने के लिए काफी सिंपल है, मैं समझा देता हूं। When a plane polarized light of intensity I0 passes through a polarizer, the intensity of outcoming light becomes I0 cos square theta, where theta is angle between the plane of oscillation of incoming light and
द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द पोलराइजर। थोड़ा समझते हैं चीज क्या है तो आपको आसानी से समझ में आएगा। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द पोलराइजर, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इनकमिंग लाइट। पहला केस में बात चल रहा था जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी एक पोलराइजर के अंदर से जाएगा तो जब बाहर निकलेगा उसका इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगा। अब बात चल रहा है जब कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर के अंदर से जाएगा क्या होगा। सोचो कि ये कोई एक रे है, इसमें ऑसिलेशंस ऐसे हो रहे हैं, ये ऑसिलेशंस आर लाइक दिस, ठीक है। मैं अगर मान लो कि इसका इंटेंसिटी अभी I है, मैं अगर कोई स्लिट को इसके सामने इसे रख देता हूं तो क्या ये इसका ऑसिलेशन को रोक पाएगा? नहीं, ये तो ऐसे होके पार हो जाएगा, रोकने वाला कुछ नहीं है। इनकमिंग इंटेंसिटी I0 है तो आउटगोइंग इंटेंसिटी भी I0 ही होगा। लेकिन सोचो कि अगर ये स्लिट को मैं ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा था, मैं स्लिट को इसे टेढ़ा करके डाल देता हूं, टेढ़ा करके डाल दूंगा तो ये जो प्लेन है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द पोलराइजर। और ये क्या था? इट वाज द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इनकमिंग लाइट। इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि यहां से रे बाहर निकल के आ रहा था और इसमें ऑसिलेशंस ऐसे होते थे, आप इसके सामने स्लिट्स डाल दिए ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ये डॉट क्या है? यहां से लाइट ऐसे बाहर आ रहा था, ऐसे ऑसिलेशन हो रहा था। समझ में आ रहा है क्या? तो जब ये इसके अंदर से घुस के निकलेगा, यू विल सी द ऑसिलेशंस आर अगेन अलोंग दिस प्लेन। कोई थ्रेड है, थ्रेड में ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है, अगर उसको मैं इसे दोनों हाथों के बीच में रख दूंगा तो ऑसिलेशन वैसे ही पार हो जाएंगे। लेकिन मान लो कि ऑसिलेशन ऐसे हो रहा था, मैं हाथ को ऐसे रख दूंगा, जब ये बाहर निकलेगा ऑसिलेशंस विल बी लाइक दिस अलोंग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द पोलराइजर। आर यू गेटिंग? ऑसिलेशंस ऐसे हो जाएंगे। तो आउटगोइंग लाइट इज आल्सो प्लेन पोलराइज्ड बट इंटेंसिटी समथिंग डिफरेंट। अगर ओरिजिनल लाइट का इंटेंसिटी I0 था तो आउटकमिंग लाइट का इंटेंसिटी हो जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा। वो मैं नहीं बोल रहा हूं, मालस बाबू बोल रहे हैं, ठीक है। तो मालस लॉ कहता है कि व्हेन ए plane polarized light of intensity I0 passes through a polarizer, the intensity of outcoming light becomes I0 cos square theta. Theta is angle between the plane of oscillation of the incoming light and, ध्यान से देखना, plane of oscillation of the incoming light, plane of oscillation of incoming light and the plane of polarization of the polarizer. They are two different things. Suppose the ray is coming out here, oscillating like this. This is what is the plane of oscillation of the incoming light. और मैं पोलराइजर को ऐसे रख दिया तो आप कहोगे this is the plane of polarization of the polarizer. अब यहां से पहले ऑसिलेशन ऐसे हो रहा था, जब निकलेगा ऐसे ऑसिलेशन होगा। 3D में नहीं दिखा सकते आपको सारा चीज। आर यू एबल टू इमेजिन द सिचुएशन नाउ? यस। अगर ये सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है तो सोचो ये कैसे हुआ। इट कैन बी इजीली रियलाइज्ड। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, जैसे मान लो कि कोई बॉल मान लो कि ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर 2 ठो प्लेट लेके, रिजिड प्लेट लेके ऐसे रख देता हूं। हर बार जो बॉल ऐसे ऑसिलेट कर रहा था वो ऐसे ऑसिलेट करके चलेगा। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन? जब ये टकराएगा रिजिड स्लिट के साथ, एनर्जी इनिलिस्टिकली स्ट्राइक कर रहा है, एनर्जी इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड स्लिट में, बाकी एनर्जी इधर आ जाएगा, बाकी एनर्जी इधर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अगर पहले उसका वेलोसिटी फंक्शन v था, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा v cos थीटा। पहले अगर जो इंटेंसिटी था इट वाज प्रोपोर्शनल टू हाफ mv स्क्वायर बिकॉज़ इट वाज द काइनेटिक एनर्जी। अब जो इंटेंसिटी होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू हाफ mv स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो द इंटेंसिटी इज I0 cos स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग? मैकेनिकली यू कैन रियलाइज, लेकिन असलियत में तो ऐसे ऑसिलेशंस नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग, इसलिए इट बिकम्स ए लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफरिंग द एनर्जी, तो मैग्नेटिक फील्ड गिव्स यू द डायरेक्शन ओनली। तो इसमें क्या होगा, आप देखोगे जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसका जो इंटेंसिटी क्या हो रहा है, I cos स्क्वायर थीटा। बस ध्यान रहे कि इनकमिंग लाइट था प्लेन पोलराइज्ड, आउटकमिंग लाइट क्या है, सेम प्लेन पोलराइज्ड बट ऑफ रिड्यूस्ड इंटेंसिटी I cos स्क्वायर थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आया? Is it understood? Yes. तो ये आपको समझ में आया कि जो आउटगोइंग इंटेंसिटी होगा
जो आउटगोइंग इंटेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस याद रखना है कि इनकमिंग लाइट प्लेन पोलराइज्ड था, किसी एक स्लिट के अंदर से पास करने के बाद आउटकमिंग लाइट भी प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मालस लॉ। मालस लॉ में और क्या देखे हम लोग ये देखे दी the intensity of the oscillation of the new outcoming light is oriented into or oriented along the plane of polarization of polarizer. The loss of energy produces heat in polarizer। तो कोई अगर आपको मालस लॉ पूछेगा तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है। मैं आपको बता दिया व्हाट आर द आउटकम्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं इफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट passes through a polarizer, what will be the type of light coming out? You will say it will be क्या, it will be also plane polarized but of different intensity depending upon the theta, the angle between the plane of oscillation of incoming light and the plane of polarizer, जिस प्लेन में वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे होता है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है अक्सर, वो ये है पॉइंट नंबर 6, क्या कोई भी वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं? जैसे कोई भी वेव इंटरफेरेंस फॉलो करता है, इट मे बी ए साउंड वेव, इट मे बी ए लाइट वेव, इट मे बी ए ट्रांसवर्स, इट मे बी ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दे ऑल अंडरगो इंटरफेरेंस। साउंड वेव के लिए भी तो वैसे ही होता है, इंटरफेरेंस में बताया था हाउ वी मेक साइलेंसर्स इन गॉन्स, है ना, तो उसमें इंटरफेरेंस होता है। क्या कोई भी वेव पोलराइजेशन करता है? ये एक इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है, याद रख लेना। कोई भी वेव पोलराइजेशन करता है क्या? सोचो तो, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव मतलब वेव अगर ऐसे जा रहा है, पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। वेव अगर ऐसे जा रहा है, पार्टिकल्स अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सोचो यहां से कोई साउंड वेव आ रहा है, और साउंड वेव आ रहा है तो पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, है कि नहीं? अब उसके सामने स्लिट रखोगे, सारे के सारे पार हो जाएंगे कि नहीं? सारे के सारे पार हो जाएंगे। क्या इनकमिंग साउंड का इंटेंसिटी आई है, आउटगोइंग साउंड का इंटेंसिटी क्या होगा, सेम आई। तो साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या साउंड वेव भी पोलराइज हो सकता है? अब बोलोगे ना, नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और वो कभी घुमा फिरा के ऐसे पूछेंगे, if sound wave of intensity I0 is passed through a thin slit, what will be the intensity of the outcoming light? You will say same I0, it cannot be polarized। समझ में आया क्या? ये सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन हुए, इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Sound is a longitudinal wave the particles oscillate along the direction of propagation of along the line of propagation, along the line of propagation of wave. So they cannot be
polarized, they cannot be polarized. साउंड वेव को पोलराइज नहीं कर सकते क्योंकि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रे ऑसिलेट करता, स्लिट लगा के हम पोलराइज करते, यहाँ पर तो इसको पोलराइज कर नहीं सकते। तो क्वेश्चन क्या आएगा, इफ ए साउंड वेव ऑफ इंटेंसिटी I0 is passed through a thin slit, what will be the intensity of the outcoming light? You will say it is I0, है ना? तो हम कहेंगे when sound of intensity I0 passes through a thin slit, its intensity does not change. बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है, इसका इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता है, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये वेव ऑफ इसके सारे दूसरे रूल तो ओबे करता है लेकिन इसको ओबे नहीं करता, किसको? पोलराइजेशन को ओबे नहीं करता। So you see there will be no change in intensity of sound wave when it is passing through a polarizer, ठीक है, ये होगी बात। तो समझ में आया? अब ये जो हम पोलराइजर की बात कर रहे हैं, हम ये पोलराइज्ड लाइट क्यों यूज कर रहे हैं, किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, ये हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। क्यों हम यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं? आप देखो, कोई अगर नॉर्मल ग्लास आप खरीदते हो तो कॉस्ट कितना कम है, सन ग्लास खरीदते हो, रेवन वेवन का खरीदते हो कंपनी, ब्रांडेड कंपनी का, तो आपको काफी ज्यादा कॉस्ट आ जाता है। व्हाई सो? क्या वो ग्लास बहुत कॉस्टली है? इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टली है, ठीक है। ये जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर आप किसी एक ग्लास को देखोगे, ऐसा होता है शेप इसका, कोई भी ग्लास आप देखो ये ऐसा शेप का हो, ऐसा शेप का होता है, तो इसमें पावर आना चाहिए ना, लेंस जैसे, क्यों नहीं आता है? हर एक ग्लास जो आप पहनते हो, सनग्लास हो, कोई भी ग्लास हो, थोड़ा सा कर्वेचर तो रहता ही है, तो हर एक ग्लास में कुछ ना कुछ तो पावर होना चाहिए, क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ये दोनों सरफेस एब्सोल्युटली पैरेलल होते हैं और इनका रेडियस बराबर होने के कारण आपका जो फोकल लेंथ होता है, विच इज प्रोपोर्शनल टू 1/r1 - 1/r2, ये चीज क्या होता है, जीरो बन जाता है। 1/r1 - 1/r2, ये क्वांटिटी, ये जो चीज है, ये क्वांटिटी जीरो हो जाता है। 1/f इज जीरो मींस f becomes infinite, और f becomes infinite तो आपको हो गया f is becoming infinite, मतलब फोकल लेंथ कोई पावर रहता नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों का कर्वेचर बराबर रहता है। बहुत ही सस्ते कंपनी के ले लोगे, वो लोग क्या करते हैं, कोई एक ग्लास प्लेट को ऐसे मोड़ के ऐसा शेप कर देते हैं, जब ग्लास प्लेट को मोड़ के हम ऐसा शेप दे देंगे गर्म करके, तो आप देखोगे क्या होगा, इधर का रेडियस कम हो जाएगा, इधर का रेडियस ज्यादा हो जाएगा। नहीं सोचो, अगर इसको पूरा मोड़ के सिलेंडर कर देते तो क्या होता, अंदर का लेंथ कम हो जाता ना, बाहर का लेंथ ज्यादा हो जाता, तो सस्ते वाला होता है, उसमें कुछ पावर रह जाते हैं, आंखों में पेन होता है। कोई अच्छा, हम अगर नॉर्मल देखेंगे जो मीडियोकर कॉस्ट का है, तो उसमें आपका ग्लासेस ऐसे बनते हैं। बट इफ यू गो फॉर वेरी कॉस्टली ब्रांड्स, आप देखोगे इसमें क्या होता है कि आपका जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स है ना, दोस प्लेन्स आर लाइक दिस, लाइट पासेस एंड दे आर रीचिंग योर आई। लेकिन जो कॉस्टली होता है उसमें क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, मतलब दीज आर नंबर ऑफ ग्लास पीसेस। सोचो कि यहाँ पर एक ढेर सारे लेयर था, लेयर को इसे काट के जोड़ के ये सेक्शन निकाला गया है। अब क्या होगा, जब कोई लाइट रे आएगा, इट विल बी प्लेन पोलराइज्ड बिटवीन दिस टू, तो आधा हीट ये खा जाएगा, आपको आंखों में ठंडक लगेगा, क्योंकि I/2 इंटेंसिटी तो गायब हो गया, ओनली I/2 इज रीचिंग योर आई। अब धूप में भी घूमोगे, आपको लगेगा कितना ठंडा है, चश्मा बहुत ठंडा है। ठंडा क्या है, हीट तो कहीं ना कहीं जाएगा, कौन लेता है, चश्मा उसको ले लिया, क्योंकि दी क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स आर लाइक दिस। ये हुआ एक यूज आपका पोलराइज्ड लाइट का। दूसरा यूज ये हुआ, मेडिकल यूज में भी ये यूज होता है पोलराइज्ड लाइट। सपोज आप हाई फ्रीक्वेंसी लाइट से
कोई चीज को इंटरनल पार्ट को कट करना चाहते हो कोई बॉडी में, सपोज दिस इज व्हाट इज ए ट्यूमर इन ए बॉडी एंड यू वांट टू कट इट, अगर लाइट डालोगे उसमें जो ऑसिलेशंस ऐसे 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 होंगे तो क्या करेंगे, इसको पूरा बर्स्ट कर देंगे। अगर इसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लेजर लाइट डालेंगे ऐसे ऐसे काटेगा तो इट विल बी कटिंग इनटू टू पार्ट्स। जो लेजर ऑपरेशन करते हैं दे आर मेकिंग यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ए पर्टिकुलर ब्लेड जैसे वो काम करेगा, ब्लेड जैसे वो काटेगा। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का हमारे चश्मे में भी यूज होता है और क्या कहते हैं इसको मेडिकल साइंस में भी यूज होता है और काफी कुछ जगह यूज होता है, इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी कभी कभार यूज करते हैं ताकि हम इजीली इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभार कोई चीज को देखने के लिए जब हम लाइट डालते हैं ना उसी एनर्जी को खा के वो भाग जाता है, ठीक है। तो वी मेक यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट मेनी केसेस। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट and what is unpolarized light. Unpolarized light of intensity I0 when passes through a polarizer, intensity becomes I0 by 2. Plane polarized light of intensity I0 when passes through a polarizer, the intensity of outcoming light becomes I0 cos square theta, where theta is, terms याद रहना चाहिए, angle between plane of oscillation of the incoming light and plane of polarization of the outcoming light. समझ में आया? हम लोग इसी के साथ इसको बंद करेंगे क्योंकि ज्यादा थ्योरी हो जाने से आप लोग संभाल नहीं पाओगे, नहीं तो करीब करीब और 1 घंटा का थ्योरी है। लेकिन देखो कि समराइज अगर करेंगे तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, समरी तो 2 हुआ, व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हाट हैपेंस व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू ए पोलराइजर, व्हाट हैपेंस व्हेन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू ए पोलराइजर, व्हाट इज मालर्स लॉ। ये 4-5 हो गया स्टेटमेंट। इसका वाई बताने में इतना लंबा हो जाता है, अगर रट्टा मारना है तो एक क्लास आधा घंटा का रिवीजन है। ये पूरा पोलराइजेशन चैप्टर और उसके सारा न्यूमेरिकल्स का रिवीजन विल टेक ओनली हाफ एन आवर। बुक में भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इट्स नॉट ए डिफिकल्ट चैप्टर, डोंट मिस इट। अभी हमें बाकी रह गया पता करने के लिए कि कोई अगर लाइट रे हमारे पास है तो लाइट रे कैसे पता करेंगे ये पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड है। दूसरा है देयर इज ए लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, व्हिच हेल्प्स अस टू पोलराइज ए लाइट। कोई एक लाइट रे को हम पोलराइज कैसे करेंगे, थीन स्लिट में बोल दिया, आपको समझ में आ गया, बट उतना आसान नहीं है। हाउ शुड बी द स्लिट्स, कोई लाइट को पोलराइज करना है तो कैसे पोलराइज करेंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। और ब्रूस्टर्स लॉ का कॉन्सिक्वेंस में यू विल सी सम अदर न्यूमेरिकल्स आल्सो। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट क्लास। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद। काफी लोग